हाँ बच्चों, तो हमने कल देखा था कि मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे। मुगल वंशीय जो कला थी उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कि मुगल वंशीय जो कला है वो किस प्रकार से प्रोग्रेस की, उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि मुगल यहाँ पर आए, दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार जमाया, बाबर ने शासन स्थापित किया, मुगलों को मुगल क्यों कहा गया, ये सारी चर्चाएं कल हमारे बीच में हुई थी। और हुमायूं के बारे में भी चर्चा हुई थी कि हुमायूं ने कला का विकास तो ज़्यादा नहीं किया, लेकिन कला के विकास के लिए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा की थी वो क्या थी कि वो ईरान से जब भारत आए थे तो अपने साथ में जो दो ईरानी चित्रकारों को साथ में लाए थे। इससे क्या हुआ कि कला में काफ़ी विकास की ओर अग्रसर हुए। अब आज पढ़ेंगे मुगल काल में अकबर। मुगल कला अकबर 1556 ईस्वी में अल्प आयु में ही अकबर शासक बन गया था। लगभग 13-14 वर्ष की आयु के थे उस समय हुमायूं की पोथी खाना यानी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके पश्चात अकबर को शासक बनाया गया। अकबर शासक बनते ही उन्होंने कला के प्रति अद्भुत प्रेम था, अगाध प्रेम था उनके मन में, और इस कारण से उन्होंने कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास करवाया था। अब अथाह प्रेम ये बात आती है आईने अकबरी से। आईने अकबरी, आईने अकबरी जो पुस्तक थी उसको लिखा था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने ये पुस्तक लिखी थी और उसमें वर्णन देखने को मिलता है कि उन्होंने चित्रकला का काफ़ी विकास करवाया। और उसके पीछे एक कारण भी था कि जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि हुमायूं के साथ में दो चित्रकार आए थे, एक तो मीर सैयद अली जिसको जुदाई उपनाम से जाना जाता था, एक ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी भी आपको बताया था कि एक उपाधि है। तो श्री कलम नाम की जो उपाधि दी जाती थी वो शिराजी को दी गई थी। इन दोनों चित्रकारों को साथ लेके आए थे और ये जो चित्रकार थे ये इनके चित्रकला के गुरु भी माने जाते हैं। अकबर के भी थे और हुमायूं के भी कला गुरु माने गए हैं। तो अकबर ने चित्रकला के प्रति प्रेम को सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रदर्शित किया था? उन्होंने दिखाया कि चित्रकला के विकास के लिए उन्होंने चित्रशाला की स्थापना की। ये चर्चा भी कल हमारे बीच में हो गई थी कि उन्होंने चित्रशाला की स्थापना की और चित्रशाला की स्थापना करने के पश्चात वहाँ पर चित्रों का खूब सारा चित्रों का निर्माण करवाया, दरबारी चित्र भी बनाए गए और उनके साथ साथ में कई जो पुस्तकें थी उनको भी उन्होंने लिखाया था और या उनका चित्रण करवाया था। चित्रण करवाने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो कार्य किया था वो था हमजनामा। ये हमजनामा क्या था कि ये हमजनामा था वो एक ईरान का बहुत बड़ा काव्य था और उसका चित्रण करवाने का काम, यानी कि ये ईरान के जो शासक थे उनकी गाथाएं थी, इनका काम शुरू तो करवाया था हुमायूं ने, लेकिन पूरा कार्य किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और एक उन्होंने लिखा था तैमूर ए खानदान जो पुस्तक थी उसका चित्रण भी इन्होंने करवाया था। और उनके साथ साथ में उन्होंने अन्य
जो रामायण थी, महाभारत थी, नल दमयंती की कथा थी, इन सब का भी चित्रण उन्होंने करवाया था। यानी कहने का मतलब कि उन्होंने जिस प्रकार से दीन इलाही धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म चलाया था, उसमें हर धर्म को उन्होंने साथ में लिया था। हर धर्म को साथ में लेने के कारण उन्होंने यही चीजें देखी जाती हैं, यानी कि उन्होंने हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के, यानी महाभारत, रामायण, इसको रमजनामा भी कहते हैं, यानी उर्दू में इसको रमजनामा के नाम से जाना गया है। नल दमयंती की कथा, नल दमयंती की जो कथा थी, इनका भी उन्होंने चित्रण करवाया था। इनके साथ साथ में जो सूरसागर है, उसका भी उन्होंने चित्रण का कार्य करवाया था। यानी कहने का मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानने वाले लोगों को बराबर आश्रय प्रदान किया, और इन दोनों ही प्रकार के जो पुस्तकें थी, उनका चित्रण करवाने का कार्य किसने करवाया था? अकबर ने करवाया। और अकबर ने इनके साथ साथ में जो भारतीय चित्रकार थे, यानी इनके दरबार में 100 चित्रकार थे। लगभग कितने चित्रकार थे? 100 चित्रकार कार्य कर रहे थे। 100 चित्रकारों में मुख्य रूप से तो जो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये दो तो थे ही थे। इनके साथ साथ में बसावन और दसानंद, ये दोनों का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन दोनों ने भी काफी अपना योगदान दिया था चित्रकला के क्षेत्र में। अब बात आती है अकबर। अकबर का जो चित्रकला है, उसको 4 भागों में बांटा है। अकबर कालीन कला को 4 भाग बनाए हैं। 4 भाग कौन कौन से? पहला भाग तो था अभारतीय ग्रंथ। अभारतीय ग्रंथ में कौन से आते थे? हमने देखा था, तो हमजनामा, तैमूर खानदान, जो तैमूर वंश से संबंधित जो बातें थी, ये भी इन्होंने बेखूबी यहाँ पर दिखाई है। यानी कि उन ग्रंथों का चित्रण उन्होंने किया था, वो आता है अभारतीय ग्रंथ। समझ में आई बात? अभारतीय ग्रंथ में कौन कौन से आ गए? एक तो हमजनामा, एक तैमूर खानदान, और एक शाहनामा। शाहनामा ये शाहजहां से संबंधित नहीं है, ये जो इनके जो शासक थे, इन शासकों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। ये तो आते हैं अभारतीय में। अब भारतीय ग्रंथ दूसरा का है भारतीय ग्रंथ। इनका भारतीय ग्रंथों का चित्रण भी उन्होंने करवाया था, जिसमें आपको मैंने पहले बता दिया कि रामायण है, महाभारत है। रामायण महाभारत का दूसरा रमजनामा भी है, नल दमयंती की कथा है, सूरसागर है, और कृष्ण की जितनी लीलाओं से संबंधित अन्य जो ग्रंथ थे, इन ग्रंथों का चित्रण का कार्य भी अकबर काल में किया गया था। अब अकबर काल के ये 2 भाग हो गए। तीसरा भाग इसमें आ जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर जैसे बाबरनामा है, हुमायूं नामा है, या आईने अकबरी है, ये जो पुस्तकें थी, इन पुस्तकों में जो चित्रण का कार्य किया गया या मुख्य कंवर पे कार्य किया गया। मुख्य कंवर होता था, उसको
जो पुस्तक का आवरण होता था उसको कहा जाता था सभ्य। क्या नाम कहा जाता था? सभ्य। इस साल बोर्ड क्लास में भी ये 1 नंबर का आया था कि सभ्य किसे कहा गया है, नहीं हाफ नंबर का था कि सभ्य किसे कहा जाता है। तो पुस्तक के जो बाहरी आवरण होता है और उसके ऊपर जो चित्रांकन का कार्य किया जाता है बाहरी आवरण के ऊपर, उसको किस नाम से जाना जाता है? सभ्य के नाम से जाना जाता है। तो इनके ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ बनाए गए थे उनके ऊपर उन्होंने ये कार्य करवाया था। फिर इसमें चौथा पॉइंट आता है सामाजिक व व्यक्ति चित्र। सामाजिक व व्यक्ति चित्र यानी व्यक्ति चित्र और जो सामाजिक चित्र बनाए गए थे। व्यक्तिगत यानी दरबारों के अंदर जैसे अकबर का चित्र बना दिया गया, या जैसे ये मीर सैयद अली था, उन्होंने अपने पिता का व्यक्ति चित्र बनाया था। इनके पिता का नाम था मंसूर अली, जो बहुत बड़ा पक्षी चित्रकार माना गया है, जिन्होंने बाज का चित्र बनाया था, टक्की बाज का चित्र बनाया था, वो विश्व प्रसिद्ध हुआ था। तो मंसूर अली का उन्होंने व्यक्तिगत चित्र बनाया था, या अन्य कोई महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे दरबार में, उनके जो चित्र बनाए जाते थे, इन सबको क्या कहा जाता था? सामाजिक व व्यक्ति चित्र। तो इस प्रकार से व्यक्ति चित्र और सामाजिक चित्र, इन प्रकार के ये 4 भागों में अकबरकालीन कला को बांटा गया था। ये बांटने का काम किसने किया था? बीच में आपने उसमें पूछा नहीं कि ये किसने बांटा था। ये बांटा था देवराय कृष्ण ने। देवराय कृष्ण ने इनको 4 भागों में बांटा है। दोबारा समझो बात को। अकबरकालीन चित्रकला को 4 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? देवराय कृष्ण ने इनको बांटा है। इनके भाग कौन कौन से थे? पहला भाग इनका था कि अभारतीय ग्रंथ। अभारतीय ग्रंथ कौन से थे? जैसे हमजनामा या तैमूर खानदान, शाहनामा, ये अभारतीय ग्रंथ थे। इनका चित्रण का कार्य इन्होंने करवाया था। और इनके साथ साथ में इन्होंने दूसरे जो नंबर का आता है भारतीय ग्रंथ। भारतीय ग्रंथ कौन कौन से थे? जैसे हमजनामा यानी महाभारत, रामायण, सुरसागर, नल दमयंती की कथा आदि को उन्होंने चित्रण का कार्य करवाया था। तीसरा पार्ट था, इसका भाग था ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें बाबरनामा है, अकबर आईने अकबरी, जिसको अबुल फजल ने लिखा था। बाबरनामा किसने लिखा था? स्वयं बाबर ने। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, उनकी बहन की हुमायूं की उन्होंने। तो इन पुस्तकों का जो चित्रण का कार्य करवाया था, ये ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। चौथा व्यक्तिगत चित्र। व्यक्तिगत चित्र या सामाजिक चित्र जो व्यक्ति विशेष यानी अकबर का बना दिया, या फिर हुमायूं का चित्र बना दिया, बाबर का बना दिया, या फिर जो चित्रकार स्वयं अपने या अपने रिश्तेदार या किसी पदाधिकारी का जो चित्र बना रहे थे, उनको व्यक्तिगत चित्र के नाम से जाना गया था। ये तो बात आती है अकबर की कालीन चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया, किस प्रकार से था। अब अकबरकालीन चित्रकला है, उसकी विशेषताएं, मुख्य रूप से विशेषताएं क्या थी? सबसे बड़ी बात तो विशेषताओं के अंतर्गत पहला पॉइंट तो ये ले लेते हैं कि अकबरकालीन चित्रकला थी, उसमें प्रभाव ईरानी प्रभाव ज़्यादा था। ईरानी प्रभाव यानी ईरानी प्रभाव का मतलब कठोरता। ईरानी जो चित्रकला थी वो कठोरता के साथ में थी, जबकि भारतीय जो चित्रकला थी उसमें कोमलता थी, यानी कोमलता के साथ में चित्रांकन किया गया था। तो उसके
से क्या हुआ कि इसका सबसे पहली बात ये हुई कि ईरानी और जो भारतीय चित्रकला का समन्वय किया गया, वो किसके काल में अब शुरू हुआ? अकबर के काल में शुरू हुआ। यानी अकबर के काल में ईरानी और भारतीय, ईरानी की कठोरता और भारतीय की कोमलता का मिश्रण के साथ में इनके चित्रों में मिश्रण देखने को मिलता है। फिर इसमें आती है दूसरी बात, दूसरी विशेषता आती है कि जो भारतीय चित्रांकन किए गए थे पहले, वो क्या थे? मोटी लाइनों में किए जाते थे, और इनमें रेखाएं क्या हो गया? रेखांकन कुछ पतला हो गया। पतले रेखांकन यानी महीन रेखांकन के साथ में चित्रांकन का कार्य, यानी जो कोई भी चित्र बनाया जाता है तो उसमें ये बारीक जो रेखाएं बनाई गई, बारीक रेखाओं का प्रयोग इसमें किया गया था। और भारतीय चित्रांकन में इस प्रकार से मोटा लाइनिंग या रेखांकन किया जाता था। ये एक विशेषता ये थी। रंगों का प्रयोग, रंगों का संयोजन, आपको पहले बताया था, कल मैंने बताया था कि बसंत रंग संयोजन के मामले में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। तो इनके जो रंग थे वो हर प्रकार के रंगों का इन्होंने प्रयोग किया था, जैसे हरे रंग, लाल रंग या पीला रंग, सलेटी रंग, रंगों का मिश्रण। ये कार्य इनके बेखूबी के साथ इन्होंने किया था। इनकी दो विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता ये कि जो पहले राजस्थानी कला आप देखेंगे उसमें देखो, कला की विशेषता बेटा चेहरे का वर्णन करना पड़ता है कि किस प्रकार का आदमी का चेहरा बनाया जाता था, किस प्रकार की उसकी बॉडी होती थी, शरीर होता था, ये बातें, या वो किस प्रकार के पहनावा पहनाया जाता था, उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कौन से समय की, कौन से किसके काल की ये चित्रकला है या ये चित्र बनाया गया है। तो ये सब बातें किसको देखकर होते हैं? उनकी बॉडी या उनके जो वस्त्र आभूषण है उनको देखकर ही हम पता लगा सकते हैं। तो उसमें जैसे राजस्थान के जो चित्र बनाए गए थे उसमें बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी मूछें, इस प्रकार से बनाया गया था। जबकि ईरानी शैली में या मुगल शैली की बात करें या अकबर काल में हम बात करें तो अकबर काल में ये जो चित्र बनाए गए थे ये एक सामान्य आकार के बनाए गए थे, और कहीं कहीं पर किसी चित्र में मूंछों का, दाढ़ी का ये भी दिखाया गया था, कहीं पर इनका देखने को, ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन पहनावा था ईरानी, ठेठ ईरानी पहनावा पहनाया गया था अकबर काल में कि ऊपर चोगा जो घुमावदार, यानी यहाँ तक घुमावदार चोगा और उसके नीचे चुस्त पजामा पहनाया गया। और इसी प्रकार स्त्रियों को भी ईरानी पहनावा पहनाया गया और उसी प्रकार के आभूषणों का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर इसका चौथा पॉइंट आता है कि जितने भी चित्र बनाए गए थे उनमें दाना पदार्थ और खत पदार्थ का विशेष महत्व प्रदान किया गया। दाना पदार्थ और खत पदार्थ, दाना पदार्थ यानी इस प्रकार से दाने से डाल के, और चेहरे जो छाया बनाई जाती है ना, देखो इस प्रकार से प्रकाश आ रहा है और इस साइड में अगर प्रकाश आता है या मेरा ये हाथ है और ये हाथ का चित्र बनाता हूँ तो यहाँ पर ये छाया दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है? छाया दिखाई जाती है। वो किससे बनाई जाती थी? इस दाना पदार्थ से बनाई जाती थी। और फिर खत पदार्थ, यानी ये बातें याद रखनी है आपको, दाना पदार्थ किसे कहते हैं, खत पदार्थ किसे कहते हैं। खत पदार्थ जो चेहरा बनाया जाता था, जैसे कोई चेहरा बनाया गया है, अब मान लो कि ये एक चेहरा बनाया गया और इस चेहरे के ऊपर उभार लाने का जो कार्य किया जाता है, उभार लाने का जो कार्य किया जाता है, इस प्रकार से लाइनिंग बना के और जो उभार लाया जाता है, ये जो लाइनिंग की जाती है, इस लाइनिंग को किस के लिए जाना जाता है? खत पदार्थ। क्या कहा जाता है? खत पदार्थ। तो इस प्रकार के जो चित्रांकन
किए गए, वो इनकी मुख्य विशेषताएं थी। और इनके मुख्य विशेषताओं में ये बात भी आती है कि इनके चित्र का जो रंग संयोजन वाली बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि रंग संयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। ये आ गई अकबरकालीन मोटी मोटी विशेषताएं। अब इसके पश्चात आता है कि इस समय मुख्य रूप से 4 चित्रकार थे और उन चित्रकारों में से एक चित्रकार के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीर सैयद अली। मीर सैयद अली था, उन्होंने ईरानी चित्रकार था। सबसे पहले बात ये लिखेंगे कि ये एक ईरानी चित्रकार थे और इनके पिता का नाम मंसूर अली, आपको पहले बताया कि ये पक्षी चित्रकार थे। तो मंसूर अली मुख्य उनके पुत्र थे ये, और वो ईरान से हुमायूं के साथ में भारत आए थे। ईरानी शैली में उन्होंने चित्रांकन का कार्य शुरू किया और आगे चलकर भारतीय शैली में भी इन्होंने चित्रों का चित्रण किया था। ये अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकारों में से एक माने जाते हैं। इनके चित्र थे वो अति सुंदर और लयाकुब चित्र बनाए गए थे। अब उन्होंने चित्र कौन से बनाए थे? मुख्य रूप से इन्होंने 3 चित्रों का निर्माण किया था, लैला मजनू, मजनू का जन्म और मंसूर अली का व्यक्तिगत चित्र। कौन कौन से चित्र बनाए थे? लैला मजनू, लैला मजनू, मजनू का जन्म और मंसूर अली का व्यक्ति चित्र। ये मुख्य रूप से इन्होंने 3 चित्रों का निर्माण करवाया था, निर्माण किया था। ये थे मीर सैयद अली। अब बात आती है ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। ये तो किसके थे? मीर सैयद अली। फिर दूसरा था ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। इनकी ये उपाधि थी और इसकी उपाधि आपको क्या बताई थी? जुदाई। ये ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी भी जिस प्रकार से मीर सैयद अली ईरान से भारत आए थे हुमायूं के साथ में, उसी प्रकार से ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी भी ईरान से भारत आए थे। किसके साथ? हुमायूं के साथ। ये व्यक्ति थे, ये व्यक्ति महत्वपूर्ण थे। ये हुमायूं और अकबर के कलागुरु यही माने गए हैं। और अकबर की चित्रशाला के अध्यक्ष भी ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी थे और इन्हीं की देख रेख में दरबारी चित्रों का कार्य किया जाता था। यानी कि अकबर के दरबार में इस व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इनका कला के क्षेत्र में, अकबरकालीन कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान रहा है। फिर इसके पश्चात आता है बसावन। बसावन थे वो एक भारतीय चित्रकार थे और रंग संयोजन के मामले में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अति महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और ये इनके यहाँ चित्रशाला में सेवक के रूप में कार्य करते थे। लेकिन आगे चलकर चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छे चित्रों का निर्माण किया था और अच्छा कार्य किया था। इन्होंने चित्रों के साथ साथ में कई ग्रंथों का चित्र का कार्य भी इन्होंने किया था और चित्रकला के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया था। फिर इसके बाद में आता है दशावंत। दशावंत है, ये भी रंग संयोजन, इसके मुकाबले ये ज्यादा योगदान था इसका।
रंग संयोजन के मामले में इससे भी ये आगे थे और इन्होंने जितने भी इनके चित्र जितने भी जो चित्रों का रंग का कार्य किया गया था इसमें इसी व्यक्ति के द्वारा किए गए थे। इसी व्यक्ति ने इन चित्रों का रंग का कार्य किया था महत्वपूर्ण, और इस कारण से इस व्यक्ति ने जो जितने भी ग्रंथ थे उनका जो चित्रण का कार्य किया गया था इन सब में इनका विशिष्ट स्थान है। अब हम बात करेंगे इसके पश्चात जो ये तो आगे बात किसकी, अकबर कालीन के पश्चात अब आता है शाहजहां। तो चलो शाहजहां के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करोगे और PDF आपको मिल जाएगी। जय हिंद।